इन 2022 फरवरी का टाइम था, वॉर स्टार्ट हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ। और क्लैट 2023 जो कि हुआ था दिसंबर 2022 में, 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आया, उसके बाद 2023 में भी आया, मल्टीपल फॉर्म्स में आया। आज अखबार की पहली न्यूज़ भी इसी से रिलेटेड है। अभी फिर ये क्वेश्चन आ सकता है, क्यों, बताता हूँ रीज़न। इंडिया पे अभी डोनाल्ड ट्रंप ने 25% प्लस 25% 50% टैरिफ लगाया है, येस और नो? नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, 50% टैरिफ लगाया है किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। किस पे लगाया है? इंडिया पे लगाया है। अब अगर मतलब इंडिया से कोई चीज़ यूएस में 100 रुपए की आ रही है, अब वो चीज़ 150 की हो जाएगी, तो उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी या कम? कम हो जाएगी, कम बिकेगा। जब कम बिकेगा तो यहाँ कम बनेगा। जब कम बिक आखिरी में क्वेश्चंस लास्ट में सुनेंगे, ठीक है? क्वेश्चंस अपने लिखते चलो। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने 100 रुपीज़ की चीज़ 150 की हो गई, प्रोडक्शन कम हो गया, डिमांड कम हो गई, मांग कम हो गई, प्रोडक्शन कम हो गया, फैक्ट्री में प्रोडक्शन स्पेंड का कम हो गया, जो 100 रुपये में जाता था अब 150 का हो गया, तो बिकता कम है। बिकता कम है तो यहाँ बनता कम है। बनता कम है तो इसको बनाने के कारखाने में जो लोग नौकरी कर रहे थे उनकी नौकरी जाएगी, या नो? पहले 1000 पेन बन रहे थे कारखाने में, अब 500 बन रहे हैं, तो लेबर भी कम लगेगी। जब उस आदमी की नौकरी जाएगी तो उसकी जेब में पैसा ही नहीं बचेगा। पैसा नहीं बचेगा तो वो मार्केट में डिमांड कम करेगा या ज़्यादा? कम करेगा। डिमांड कम करेगा। जब वो डिमांड कम करेगा तो बाकी चीज़ों में वही असर पड़ने लगेगा। अब वो अपने घर में मान लो हर महीने 100 लीटर दूध मंगाता था, अब वो अपने घर में 50 लीटर दूध मंगा रहा है, क्योंकि अब उसकी सैलरी भी तो कम हो गई है। तो ट्रंप के टैरिफ का असर पूरे इंडिया पे पड़ेगा। इंडिया से जाने वाले जितना सामान है उसमें 55% चीज़ों पे ये असर पड़ जाएगा। मतलब अगर हम इंडिया से 100 आइटम्स बेचते थे यूएस में, तो 55% आइटम्स पे इस टैरिफ का असर सीधा हमारी इंडस्ट्री पे पड़ना है। ट्रंप ने ये टैरिफ क्यों लगाया? ट्रंप ने रीज़न दिया कि ये जो इंडिया है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है, इंडिया इसका फायदा उठा रहा है और रशिया से तेल खरीद रहा है सस्ते में। ऑयल खरीद रहा है कौन? इंडिया। किससे खरीद रहा है? इंडिया जितना भी ऑयल मंगाता है उसका लगभग 40% रशिया से मंगा रहा है। रशिया उसको चीप ऑयल दे रहा है, जिस वजह से रशिया पैसे कमा पा रहा है। रशिया पैसे कमा पा रहा है तो वेपन्स पे खर्च कर पा रहा है, डिफेंस पे खर्च कर पा रहा है, अपनी आर्मी पे खर्च कर पा रहा है, और इस वॉर को फाइनेंस कर पा रहा है। इसीलिए यूएस के अभी सेक्रेटरी ने बोला ये रशिया यूक्रेन वॉर मोदी वॉर है। अब ये क्यों कर पा रहा है अमेरिका? अमेरिका इंडिया पे सैंक्शंस क्यों लगा पा रहा है? क्योंकि अमेरिका में एक कानून है जिसका नाम है काटसा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज, अमेरिका के जो दुश्मन है उनको काउंटर करने के लिए एक कानून है। अब अमेरिका का दुश्मन कौन? रशिया। रशिया की हेल्प कौन कर रहा है? इंडिया। तो वी विल पुट सैंक्शंस ऑन यू। सैंक्शंस मतलब पनिशमेंट, पनिशमेंट मतलब 50% टैक्स बढ़ा दो। इसलिए रशिया यूक्रेन वॉर आज भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आया? अब देखो, रशिया एक कंट्री थी जो जिसका नाम था यूएसएसआर। 1991 में यूएसएसआर गॉट ब्रोकन डाउन इनटू 15 कंट्रीज, 15 हिस्सों में टूट गया। उन्हीं 15 हिस्सों में से एक हिस्सा था रशिया, जो सबसे बड़ा हिस्सा था, और एक हिस्सा था यूक्रेन। ठीक। यूक्रेन की कैपिटल, यूक्रेन का प्रेसिडेंट है व्लादिमीर, नहीं, वी ओ जेलेंस्की। रशिया का प्रेसिडेंट है पुतिन, और यूएसए का, और सॉरी यूएसए रशिया का, और रशिया की कैपिटल है मॉस्को। यहाँ तक समझ में आया? ठीक। अब देखो, अगर ये इंडिया है तो यहाँ के लोगों का कल्चर यहाँ के लोगों से सेम होगा, लैंग्वेज वुड बी सेम। रीजन वाई अमृतसर एंड लाहौर, बिकॉज बोथ अमृतसर एंड लाहौर शेयर द सेम कल्चर, सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक। देखो, ये मान लो तुम्हारा यूएसएसआर था, इस यूएसएसआर के 15 हिस्से हो गए, हिस्सों में एक हिस्सा ये यूक्रेन निकला, तो यूक्रेन के इस बॉर्डर के लोग रशिया से अपना कल्चर सेम पाते होंगे, यस और नो? बिल्कुल पाते होंगे। ऐसे ही हमें दो शहर याद रखने हैं, लुहांस्क और डोनेट्स्क। ये क्या है? लुहांस्क और डोनेट्स्क वो जगह है जिस पे रशिया कब्जा कर चुका है, और ये जगह किसकी थी? यूक्रेन की। समझ में आया? इसी चीज़ से एक चीज़ और याद रखोगे, 2014 में भी रशिया ने एक बार क्या किया, एक एक आइलैंड है जिसका नाम है क्रीमिया। क्या नाम था? क्रीमिया। क्रीमिया पे भी रशिया ने यही काम करके 2014 में कब्जा कर लिया था, जिस वजह से दुनिया में एक ग्रुप चलता था G8, ग्रुप ऑफ 8, दुनिया के 8 रिच कंट्रीज। कौन कौन से आएंगे? दुनिया में अमीर कौन दिखता है? इधर देखो, कनाडा, यूएस दिखता है, 2 ब्रिटेन दिखता है, 3 फ्रांस दिखता है, 4 इटली दिखता है, 5 जर्मनी दिखता है, 6 जापान दिखता है, इधर 7 पुराने अमीर देश, चाइना पुराना अमीर नहीं है। तो वो अमीर देशों का एक एलीट ग्रुप था, ग्रुप ऑफ 7, जिसमें इन्होंने एक ऐड और कर रखा था, रशिया, ग्रुप ऑफ 8। जब 2014 में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया, क्या किया? क्रीमिया को एनेक्स कर लिया, क्रीमिया को एनेक्स कर लिया 2014 में, तो G8 से उसको निकाल दिया और G7 ग्रुप बना, जिसकी अभी रिसेंट मीटिंग हुई कनाडा में।
समझ में आया? इतना ही पढ़ के जाना है, बट रशिया यूक्रेन और इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? चले, चलो। तो ये देखो कल हुआ क्या, कल से अटैक 2022 से, 2022 फरवरी में ये वॉर स्टार्ट हुई थी, है ना? अच्छा एक चीज़ और याद रखोगे, यूक्रेन का ट्रेड भी अफेक्ट किया है, यूक्रेन को रास्ता ही नहीं दे रहे, यूक्रेन को, मेरी बात समझो, ऐसे रशिया है मान लो, और यहाँ कहीं यूक्रेन है, यहाँ कहीं यूक्रेन है, तो यहाँ पे एक जगह थी, क्या नाम है, ब्लैक सी, नेवी लगा रखी है किसने, रशिया ने। यूक्रेन अपना सामान भी ज़्यादा बेच नहीं पा रहा, जिस वजह से इकोनॉमी भी खराब है यूक्रेन की। यूक्रेन बेचता क्या है दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा, यूक्रेन को इसलिए बोलते हैं बास्केट ऑफ द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया को खिलाने भर की क्षमता। वीट बहुत प्रोड्यूस होता है, गेहूँ बहुत प्रोड्यूस होता है, कहाँ पे, यूक्रेन में। अब हुआ क्या, फरवरी 2022 में ये अटैक चालू हुआ था, और आज है सितंबर 2025। अभी याद हो अगर, कोई बात नहीं अगर नहीं आता है, अलास्का में पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप मिले थे, नहीं याद है? देखो, यहाँ पाओगे तो यहाँ क्या मिलेगा, स्टेट, कंट्री जिसका नाम है एक जगह अलास्का। और तुमको भी पता है अर्थ क्या होता है, गोल होता है, तो गोल जोड़ूंगा तो ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा, ऐसे तो होगा अर्थ, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, घूम जाएगा। तो यहाँ पे रशिया के पास एक जगह थी जिसका नाम था अलास्का, रशिया का पार्ट था। 1867 में रशिया ने इसको यूएस को बेच दिया था, यूएसएसआर ने किसको बेच दिया था, यूएसए को। तो अलास्का आज प्रेजेंट डे में किसका हो गया, यूएसए का। अलास्का में एक मीटिंग हुई किसकी, ट्रंप और पुतिन की, किसकी है, टू स्टॉप द रशिया यूक्रेन वॉर। बट अब उसका भी मेरे हिसाब से कुछ रिजल्ट नहीं निकला, क्यों, कल स्ट्राइक कर दी, 2.5 साल में सबसे बड़ा अटैक किया पे, सीधे कैपिटल पे कर दिया, यूक्रेन की कैपिटल। अगर तुम राजधानी ध्वस्त कर दोगे तो तुम सब कुछ ध्वस्त कर दोगे, सीधे अटैक कर दिया किस पे, रशियाज लार्जेस्ट एयर स्ट्राइक हिट्स की कीव टारगेट्स, मतलब कीव नाम का शहर है, उसमें की टारगेट्स क्या होंगे, अगर दिल्ली उड़ाना है तो क्या उड़ाओगे, पार्लियामेंट, सेक्रेटरीट, तो वहाँ की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स उड़ा दी। लगभग 800-850 ड्रोन से अटैक किया, किसने, रशिया, किस पे, तो वॉर रुकने वाली है, अभी तो नहीं दिखती। चले, चलो। 200 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दादा भाई नेहरू जी, हिस्ट्री पे भी क्वेश्चन आता रहता है, आता है ना, पीडीएम नेशनल मूवमेंट आता है। अब देखो शायद क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि 200 बर्थ एनिवर्सरी है और आदमी इंपॉर्टेंट है। 200, वेरी गुड, दादा भाई, नाउ हु इज दादा भाई नेहरू जी, बताओ। देखो क्या है दादा भाई नेहरू जी, इंडिया पे ब्रिटिश, इंडिया में सब ब्रिटिश आया था 16 में, इसका नाम था विलियम हॉकिंस। इसको जहांगीर ने फैक्ट्री सूरत में, लंबी कहानी लगाई, मसूलीपट्टनम में थी, लेकिन हिस्ट्री नहीं पढ़ने बैठे हैं। मान लो सूरत, परमिशन सूरत की मिली थी, बट वहाँ पोर्चुगीज बैठे थे तो मसूलीपट्टनम में लगाई थी, आंध्र प्रदेश में। अब ब्रिटिशर्स धीरे धीरे इंडिया पे कब्जा करेंगे, बैटल ऑफ प्लासी करेंगे, बैटल ऑफ बक्सर करेंगे, मैसूर जीत लेंगे, फिर उसके बाद मराठा जीतेंगे। एक हिस्ट्री की कहानी है, और लेके ले देके ब्रिटिशर्स वर एबल टू रूल इंडिया, ठीक। 1857 के आसपास उनके पास पूरा इंडिया उनके हाथ में था। अब होता क्या है, इंडिया में एक पारसी फैमिली के बहुत ही पढ़े लिखे बच्चे होते हैं जो इंग्लैंड जाते हैं लॉ करने, ठीक, और वहाँ पे इतने पॉपुलर हो जाते हैं। उस टाइम पे जब इंडियंस पे रूल करते थे ब्रिटिशर्स, उस टाइम पे ही वॉज अ मेंबर ऑफ, कहाँ पे, इन ब्रिटेन, सोचो, उस टाइम पे वहाँ इलेक्शन जीत लिया था एक इंडियन ने, तो ही वेरी पॉपुलर, इसीलिए इनको बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक, पक्का। हाँ, अब देखो एक चीज़ और याद रखो, एक बॉडी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, बनाई गई थी 1805 में, ठीक। उस टाइम पे वाइस रॉय था लॉर्ड डफरिन। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार प्रेसिडेंट बने थे कौन, दादा भाई नेहरू जी। और सुनो, दादा भाई नेहरू जी की एक बहुत पॉपुलर बुक है जिसका नाम है ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ उनका प्रिंसिपल था, जो उन्होंने अपनी किताब में लिखा था, किताब का नाम था पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जब वो ब्रिटेन गए तो उन्होंने देखा ब्रिटेन में तो यार सब कुछ लॉ के हिसाब से चल रहा है, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स उस समय बोला कि यार तुम लोग ब्रिटिश तो कितने बढ़िया कल्चर है, यू पीपल ट्रीट एवरीवन इक्वली, बट व्हाई आर यू बीइंग सो अन ब्रिटिश टू इंडिया, आप इंडियंस के साथ इतना अन ब्रिटिश क्यों हो रहे हो, ब्रिटिश तो, क्योंकि उन्हें तारीफ करना जरूरी था उस टाइम, समझो उस टाइम पे तो अंग्रेज कितने मजबूत थे, तो उन्होंने अंग्रेजों की तारीफ भी की और अपनी बात भी रखी कि तुम ब्रिटिश होना बहुत अच्छी बात है, बट वाई आर यू बीइंग अन ब्रिटिश इन इंडिया, ठीक। उसमें इन्होंने दिया ड्रेन ऑफ वेल्थ का थ्योरी, ये पूछ सकता है, 200 बर्थ एनिवर्सरी है, वेरी इंपॉर्टेंट फिगर है, और तुमको ये बातें इसीलिए बता रहा हूँ, तुम्हें समझ में आए कितने इंपॉर्टेंट थे। इन्होंने पहली बार इंडियंस को समझाया कि तुम्हारे देश से कैसे पैसा लूटा जा रहा है, इसी को कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निष्कासन।
इन्होंने बताया कि देखो पहले अंग्रेज आता है, तुम पे टैक्स लगाता है, उसी टैक्स से अपने सोल्जर को सैलरी देता है, उसी टैक्स से अपने ऑफिसर को सैलरी देता है, उसी टैक्स से तुमसे गुड्स खरीदता है। तुम किसान हो कपास के, कॉटन के, मैंने पहले तुमसे टैक्स वसूला, उसी टैक्स से तुमसे कॉटन खरीदी, फिर उस कॉटन से शर्ट बना के तुम्हें शर्ट बेच दी। मेरी बात समझे? तो ये ड्रेन ही तो हो रही थी वेल्थ। मेरे पैसे से ही मैं खुद ही किसान हूँ, मेरे से पहले तुमने टैक्स ले लिया, क्योंकि मैं वहाँ तुम्हारा सिटीजन भी हूँ। सोचो मोदी जी जो हमसे पैसे ले रहे हैं, फिर मोदी जी हमसे कुछ खरीदें, फिर मोदी जी हमें कुछ बेच भी दें। उनका इनपुट इनपुट कैपिटल कौन था? इंडियंस। समझ में आ रहा है? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की किताब लिखी, 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, ही वाज फ्रॉम अपारसी कम्युनिटी। ठीक, इनकी वाइफ थी बीकाजी कामा, ये पहली इंडियन थी जिन्होंने फॉरेन कंट्री में नेशनल फ्लैग फहराया था। क्वेश्चन पूछा हुआ है क्लैट 2008 या 2009 में, मैडम बीकाजी कामा। ठीक, पक्का। अब एक होमवर्क है, इन्होंने एक न्यूज़पेपर लिखा था विच इज़ वेरी पॉपुलर, इनके न्यूज़पेपर का नाम तुम खुद देख लेना, राष्ट्र गुप्तार, जो भी है तुम खुद देख लेना। समझ गए? इससे ज़्यादा दादा भाई नेहरू जी में नहीं जानना है, इससे ज़्यादा जानने का मतलब हम और चीज़ों में लैग कर जाएंगे। ठीक, इतना याद रखो। चलो अब इस पे आ जाओ। ये क्या है? एक छोटी सी न्यूज़ है, थोड़ा सा याद रखो। आयुर्वेद आहार, बताता हूँ मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूँ। आयुर्वेद आहार, क्लैट में 2015-16 के आसपास एक बार क्वेश्चन, एफएसएसएआई कैसी बॉडी है? फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, फूड सेफ्टी, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कितना बज रहा है? कोई बात नहीं। फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये क्या करती है? इंडिया में जितना भी खाना चलता है, तुम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, ब्रेड बनाते हो, मैगी बनाते हो, गेहूं बनाते हो, चावल बनाते हो, तुमको एफएसएसएआई का लाइसेंस चाहिए। ये बताती है कि ये जो फूड खा रहे हो ये सेफ है और सिक्योर है। क्वेश्चन पूछा था कौन सी मिनिस्ट्री में है ये, गेस करो। फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाम का एक डिपार्टमेंट है सरकारी, नाम से पता चलता है फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी, मतलब माई फूड शुड बी सेफ, माई फूड शुड बी सेफ। तो किस मिनिस्ट्री में ये काम करती हो? होम अफेयर। होम अफेयर तो यार सिविल विविल देखती है ना, डिफेंस देखती है, देश में दंगे ना हो ये देखेगी कि खाना देखे। तो गेस तो करना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, लेकिन आंसर होता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्यों? अरे तुम क्या खाना खा रहे हो? बीच में मैगी बैन हुआ था, आज से 7-8 साल पहले मैगी बैन हुआ था, क्योंकि मैगी में जिंक बहुत ज़्यादा थी। ये किसने बताया था? एफएसएसएआई। लेड थी, ये सब कौन बताता है? एफएसएसएआई। तुम किसी भी अच्छे स्वीट शॉप पे जाओगे तो उसके वहाँ पे एक छोटा सा पोस्टर लगा होगा एफएसएसएआई का, उसके पास लाइसेंस होगी। एफएसएसएआई बताता है कि देश में हमें रीयूज्ड कुकिंग ऑयल नहीं खाना चाहिए, जो बार बार तेल करते हैं। समझ रहे हो? अब ये हमसे पूछा हुआ तो हमें याद रखना है इसकी मिनिस्ट्री। ठीक, न्यू ये अखबार में आज क्यों आई? देखो, ये बोल रहे हैं हम, इन्होंने एक चीज़ लॉन्च की है, आयुर्वेद आहार। आयुर्वेद आहार, ये कह रहे हैं इंडिया में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, अगर वो ऐसा खाना बनाएंगे जिसमें वो सारी चीज़ें आयुर्वेदिक यूज़ करेंगे, तो वो मेरे पास आ सकते हैं, मैं उनको एक टाइप का लाइसेंस दूंगा, जो उनके बिजनेस में शायद हेल्प करे कि मेरी पूरी dish जो है या मेरा पूरा फूड है वो कैसा है, आयुर्वेदिक। क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट लाइसेंस कौन दे रहा है? एफएसएसएआई। इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है। समझ में आ रहा है? आयुर्वेद आहार पे नहीं पूछेगा, पर उसमें एफएसएसएआई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नेहरू जी, एफएसएसएआई, और पहला न्यूज़ क्या था? वेरी गुड, रशिया यूक्रेन वॉर। अभी देखो, पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, ये क्या है? पोर्ट समझते हो? पोर्ट क्या होते हैं? पोर्ट्स, पोर्ट्स में कुछ ये तो यूरोप पोर्ट्स ना, है ना? हमारे पास दो टाइप के पोर्ट होते हैं, मेजर और माइनर। इंडिया के पास अभी तकरीबन 14 मेजर पोर्ट्स हैं। समझ में आया तक? पक्का। बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ चेन्नई एक पोर्ट है, थर्ड लार्जेस्ट पोर्ट है, बॉम्बे जेएनपीटी पोर्ट है, कांडला पोर्ट है, फिर सबसे बड़ा पोर्ट इंडिया का है मुंद्रा पोर्ट, जो किसका है? अडानी जी का, मुंद्रा पोर्ट। चले आगे। तो पोर्ट चाहिए होता है, पोर्ट से डेवलपमेंट होती है, पोर्ट से डेवलपमेंट होती है। एक चीज़ होती है टर्न अराउंड टाइम, मतलब शिप आई, ऑफलोड हुई, ऑनलोड हुई, चली गई, अराउंड टाइम है 22 आवर्स। एक डेक आता है तो 22 घंटे लगते हैं खाली और भरने में, फिर जाने में। चाइना में यही टाइम है 4 आवर्स। चले, तो पोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब हमने इंडिया में पहला ऐसा पोर्ट बनाया है जिसका नाम है चिदम्बरम पोर्ट।
अब तुम बोलोगे, पहले तो याद रखो ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु का सबसे बड़ा पोर्ट है चेन्नई पोर्ट। चिदम्बरम के नाम पे क्यों है? देखो जब 1905 हुआ था तो देश में एक चीज़ हुई थी, अगर तुमको याद हो, पार्टीशन ऑफ बंगाल। और पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिटायरिएशन में हुआ था स्वदेशी एंड बॉयकॉट। ये अपने देश का ही रखेंगे और दूसरों का बॉयकॉट कर देंगे। इसी चीज़ को स्वदेशी एंड बॉयकॉट तमिलनाडु में ले जाने वाले शख्स थे चिदम्बरम, इसीलिए उनके नाम पे ये पोर्ट है। समझ पा रहे हो? पक्का? अब ये पोर्ट न्यूज़ में क्यों आया? ये पोर्ट न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि ये इंडिया का पहला ऐसा पोर्ट है जो ग्रीन हाइड्रोजन से ऑपरेट होता है। क्वेश्चन आएगा ना, व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन, पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो, हाइड्रोजन हमें क्यों चाहिए? जल्दी बोलो। फ्यूल होता है, हाइड्रोजन एक फ्यूल होता है। हाइड्रोजन एक फ्यूल होता है। हम्म? हाइड्रोजन एक फ्यूल होता है। अब हाइड्रोजन को पाने का तरीका एक बहुत बढ़िया सा है हमारे पास, कि हम वाटर का क्या कर दें, इलेक्ट्रोलिसिस, और इसको H प्लस ओ माइनस आयन आयन में निकाल दें, है ना? यही H प्लस, एक H प्लस के साथ क्या बन जाएगा, H2। लेकिन प्रॉब्लम क्या, अब हाइड्रोजन इज अ फ्यूल एंड हाइड्रोजन इज अ क्लीन फ्यूल। मतलब हाइड्रोजन को बर्न करने से पोल्यूशन नहीं होता, पोल्यूशन मतलब CO2 कम एमिट होगी। समझ में आया? वेरी क्लीन फ्यूल। और इसका कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत हाई है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है कि एक यूनिट जलाने पे कितना ज़्यादा जलेगा। देखो, कोल को जलाते हो जल्दी नहीं जलेगा, पेट्रोल को जलाओगे और तेज जलेगा, और गैस जलाओगे तो कितनी तेज जलेगी। तो जैसे हम सॉलिड, लिक्विड और गैस में आते हैं, वैसे कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है। सॉलिड जलाना और टाइम लगेगा, काउडंक ठंडा होता है, काउडंक, काउडंक को जलाओ कितना टाइम लगेगा, कोल को जलाओ टाइम लेगा। लेकिन लिक्विड देखो, पेट्रोल डीजल कितनी तेज आग पकड़ेगा, और गैस देखो कितनी तेज पकड़ लेगी। गैस कितनी तेज जलती है, कुकिंग गैस फट पकड़ती है। परफ्यूम के साथ करके देखना। समझ में आ रहा है? चलो कोई बात नहीं। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। ये पानी तोड़ रहा था रिदम, अब रिदम ने यहाँ H प्लस H प्लस H प्लस ले आया और इधर ले आया O माइनस O माइनस O माइनस। अब रिदम ने आके मुझसे बोला, सर देखो आई हैव प्रोड्यूस्ड क्लीन फ्यूल, आई हैव प्रोड्यूस्ड क्लीन फ्यूल। अब प्रॉब्लम क्या आया, मैं रिदम को बोलूँगा कि क्लीन फ्यूल कैसे पाया, थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट से ही आ रही थी। इस कमरे में बैठ के हाइड्रोजन बनाने लगे, तो बोला क्लीन फ्यूल बना लिए। लेकिन इस कमरे में जो लाइट जलाई थी वो तो कहीं किसी थर्मल पावर प्लांट से ही आ रही थी, वहाँ तो पोल्यूशन हो ही गया। नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया भाई। अरे यहाँ पे कहीं थर्मल पावर प्लांट से आ रही है ना, बत्ती कहीं बन रही है तभी तो यहाँ पे आ रही है इलेक्ट्रिसिटी। जहाँ बन रही है वहाँ कोयला जलाया जा रहा हो शायद, तो फायदा क्या हुआ? इसीलिए कॉन्सेप्ट आया ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये वाला प्रोसेस रिपीट करो, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होनी चाहिए, ये इलेक्ट्रिसिटी किसी ग्रीन सोर्स से आनी चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। तुम अब घर के ऊपर सोलर पैनल्स लगाओ और इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलिसिस करो, तुम क्लीन फ्यूल बना रहे हो। क्योंकि तुम फ्यूल बना रहे हो और जो तुम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो वो भी सोलर से आ रही है, तो वहाँ पे भी पोल्यूशन नहीं हो रहा है। नॉर्मल अगर मैं हाइड्रोजन बनाता इसी को यूज करके इस कमरे में भी बनाऊँ, उसको बोलते हैं ग्रे हाइड्रोजन। अगर मैं इस कमरे में हाइड्रोजन बनाऊँ तो ग्रे हाइड्रोजन। अगर ऊपर ऊपर मान लो ये बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो भी मैनेजमेंट देखते हैं वो लोग अगर ये डिसाइड करते हैं ऊपर पैनल्स लगवाते हैं, तो क्या बनने लगेगा रूम में, ग्रीन हाइड्रोजन। अब मैं ब्लू हाइड्रोजन में ले जा नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर सुनना चाहो तो सुन भी लो। जो ग्रे हाइड्रोजन होती है, इसी के ऊपर कभी कभी एक टेक्नोलॉजी होती है, कार्बन कैप्चर स्टोरेज। उससे हम क्या करते हैं, जो CO2 कंटेंट है उसको और कम कर देते हैं, उसको बोलते हैं ब्लू हाइड्रोजन। तुम ग्रे और ग्रीन याद रखो। इंडिया में पहला ऐसा पोर्ट है कौन सा, चिदम्बरम पोर्ट ऑफ तमिलनाडु, विच इज द थर्ड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ तमिलनाडु। चेन्नई इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ तमिलनाडु। समझ गए? ये इंडिया का पहला ऐसा पोर्ट बना है जहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा। समझ गए? का अब आ जाओ सावित्री बाई फूले, लास्ट है बस। नाउ हु इज सावित्री बाई फूले? दो तीन चीजें याद रखो, इन्होंने सोशल SC ST के रिफॉर्म्स के लिए बहुत काम किया। किसने? सावित्री बाई फूले। एक तुमने सुना होगा नाम, ज्योतिबाई फूले। वाई ज्योतिबाई फूले? इन ये भी, ही इज ऑल्सो फेमस एज अ सोशल रिफॉर्मर। जो आज में रिफॉर्म्स लाए वो होता है सोशल रिफॉर्मर्स। रिफॉर्म्स, कास्ट बेस्ड रिफॉर्म्स। ही वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ SC एंड ST कम्युनिटीज। ही वर्कड अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। वुमेन पे आएंगे अभी। वुमेन पे काम किया खास इनकी वाइफ ने। वाई? हर वाइफ सावित्री बाई फूले, फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया, फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया। ऑल्सो शी वॉज द फर्स्ट वन टू ओपन अ कंप्लीट गर्ल स्कूल, फर्स्ट कंप्लीट गर्ल स्कूल ऑफ इंडिया। कहाँ पे खुला था? पुणे में। किसने खोला था? सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले किसकी वाइफ है? ज्योतिबाई फुले की। समझ में आया? पक्का? फीमेल टीचर ऑफ इंडिया सावित्रीबाई फुले, है ना? फर्स्ट वुमेन कॉलेज, वुमेन स्कूल, सावित्रीबाई फुले, वाइफ ऑफ ज्योतिबाई फुले। इससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे तो बाकी चीज़ें छूट जाएंगी। अभी आज के लिए इतना ही। अब टुमारो वील हैव द हिंदू सेशन एंड 2 मोर सेशंस। योर क्लासेस स्टार्ट फ्रॉम, ठीक? चले, चले भाई, थैंक यू सो मच। आपको भी। यस, बी सीटेड, बी सीटेड।
बाय सर।